आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री विषय में अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम सबसे समझेंगे कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। इसमें हम यात्रा के बारे में देखेंगे। ओके, मतलब क्या है, विदेशी से यात्री आए अपने इतिहास में। ओके, तो उनके बारे में हम क्या है जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। मतलब क्या है, पहले के समय में, अब तो देखिए बहुत आसान हो गया है यात्रा करना। अगर आपको दूसरे देश भी जाना है तो आप क्या है कुछ ही घंटों में दूसरे देश पहुंच जाएंगे। ओके, आप एरोप्लेन की सहायता से। ओके, लेकिन अब पहले समय में कुछ नहीं होता था। ओके, यात्रा के लिए तो इतना कठिन होता था यात्रा करना। तो फिर भी क्या है, लोग यात्रा क्यों करते थे। ओके, तो इससे कई सारे रीजन होते हैं। पहले कार की तलाश में। ओके, अगर किसी व्यक्ति को जहाँ रह रहा है वहाँ कार नहीं मिल रहा है तो वो क्या है अन्य जगह जाएगा कार करने के लिए। ओके, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, अगर वो जिस स्थान में रह रहा है वहाँ प्राकृतिक आपदा आ जाती, बाढ़ भूकंप आ जाता है तो वह अन्य स्थान जाता है। ओके, व्यापार के लिए, सैनिक पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में। ओके, मतलब उसे क्या है यात्रा करना जिसे पसंद होता है वो भी यात्रा करना चाहता है। ओके, और साथ ही क्या है साहस की भावना से प्रेरित होकर, मतलब उसे क्या जिसे क्या है यात्रा करने का शौक होता है। ओके, तो वो इसके उद्देश्य से भी यात्रा किया करता है। ओके, अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से तीन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो विदेश से आए थे अपने देश को घूमने के लिए। ओके, मुख्य रूप से हम तीन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, तो भारत में आने वाले यात्री, पहला अरविन्नी आया था जो क्या है 11वीं शताब्दी में आया था। ओके, फिर इब्न बतूता जो क्या है 14वीं शताब्दी में आया था, फ्रांस वर्नियर जो क्या है 17वीं शताब्दी में आया था। तो मुख्यतः हम इस चैप्टर में क्या है तीन जो क्या है विदेशी यात्री हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रम से पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अल-बिरूनी से। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार करना है, एक एक पॉइंट में आपको फैक्ट भी बताता जाऊंगा। ओके, और फैक्ट अच्छे से मैं आपको बताता जाऊंगा सिलेक्टेड, वो आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो अल-बिरूनी है तो अल-बिरूनी विदेश से आया था। तो किस देश से आया था, वो आया था उज्बेकिस्तान से। ओके, तो अल-बिरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से। ओके, में ख्वारिज्म नाम की जगह से आया था। जन्म कब हुआ, तो 973 में हुआ था। ओके, जिस जगह से अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। ओके, वह जगह शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध, मतलब उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ओके, तो ख्वारिज्म स्थान के नाम जगह पर। ओके, तो वहाँ क्या है शिक्षा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ओके, अल-बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। भाषा क्या है सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, मतलब ये चार भाषाएं जानता था। ओके, अल-बिरूनी यूनानी भाषा नहीं जानता था। अल-बिरूनी क्या है चार भाषाएं जानता था, सीरिया, फारसी, हिब्रू और क्या है संस्कृत, और यह है यूनानी भाषा नहीं जानता था। तो आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि अल-बिरूनी वो कौन सी भाषा नहीं जानता था। ओके, तो उसमें राइट आंसर होगा आपका यूनानी। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। अब अल-बिरूनी भारत कैसे आया, मतलब अल-बिरूनी क्या है उज्बेकिस्तान का है। तो उज्बेकिस्तान अगर आप देखेंगे तो मैप में तो आपको समझ में आया था बहुत दूर पड़ता है अपना इंडिया में। ओके, इंडिया इतनी दूर से अपने भारत में कैसे आया। ओके, और क्यों आया तो उसे देख लेते हैं। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ, मतलब जहाँ रहता था उज्बेकिस्तान की ख्वारिज्म में। ओके, वहाँ आक्रमण हो गया। यह आक्रमण क्या है सुल्तान महमूद ने किया था। सुल्तान महमूद ख्वारिज्म पर आक्रमण करके यहाँ के सभी कवियों और विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ ले गया उसमें से एक अल-बिरूनी भी था। मतलब क्या है जब क्या है ख्वारिज्म जहाँ ये रहता था। ओके, वहाँ पर क्या है सुल्तान महमूद ने आक्रमण कर दिया और क्या है ख्वारिज्म के राजा को हरा दिया होगा। ओके, तो जो महमूद है वो क्या है वहाँ से जितने विद्वान थे कवि ख्वारिज्म के वो अपने साथ क्या है गजनी ले आया। ओके, उसमें से एक कौन था, अल-बिरूनी भी था। ओके, जब क्या है पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया था, मतलब महमूद जो वहाँ का राजा था। ओके, तो पंजाब का हिस्सा भी क्या है महमूद ने जीत लिया था। ओके, तब अल-बिरूनी को क्या है भारत आने की रुचि हुई, मतलब अल-बिरूनी क्या है महमूद की सहायता से पंजाब तक तो आ चुका था क्योंकि उसका दास के रूप में था। ओके, महमूद का दास था एक प्रकार से। ओके, बंधक था। ओके, तो अब वो क्या है पंजाब तक आ चुका। पंजाब से उसे लगा कि भारत भी देखना चाहिए, उसकी रुचि हुई कि भारत को जानने की। ओके, तो अल-बिरूनी ने क्या है ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब क्या है इसने क्या पुरोहितों के साथ कई समय तक बताया और क्या है उन्हें हिंदुओं के धर्म के बारे में और यहाँ की जो भारत की संस्कृति उसके बारे में जानने का प्रयास किया। फिर उसने क्या है अल-बिरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था किताब उल हिंद। ओके, किताब उल हिंद आपसे पूछा जाता है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो ओके किसने ये पुस्तक लिखी, तो अल-बिरूनी ने आपको याद रखना है। ओके, यह किताब क्या है अल-बिरूनी ने लिखी थी। यह किताब अरबी भाषा में लिखी थी। ओके, पूछा जाता है कौन सी भाषा में लिखी थी, तो अरबी भाषा में लिखी थी ये पुस्तक। ओके, इस किताब की भाषा क्या है बहुत ही सरल थी। इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं और भारतौल, मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा गया था। ओके,
अब यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई थी। इसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसका वर्णन किया जाता है, अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। मतलब जो किताब लिखी थी इसमें क्या है, पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ओके, और फिर क्या है उसका मतलब सॉल्यूशन के रूप में उसका उत्तर बताया जाएगा, ओके, और फिर उसके बाद क्या है जो उसकी संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति है उसकी अन्य संस्कृतियों से क्या है तुलना की जाती थी। मतलब इस पैटर्न में क्या है वो किताब लिखी गई थी, किताब उल हिंद, ओके। अल-बिरूनी ने क्या जाति व्यवस्था का विवरण, तो अल-बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि क्या है फारस में भी और अन्य देशों में थी, क्योंकि अल-बिरूनी ने कई सारे देश घूमे थे, ओके। तो उसने बताया, जब उसने पता चला कि भारत में भी क्या है जाति व्यवस्था है, तो उसने बताया कि ये जो जाति व्यवस्था है वो भारतवर्ष में ही नहीं अन्य देशों में, आगे दोस्तों आपका फारस में भी, ओके। तो आगे दोस्तों है अल-बिरूनी ने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे, ओके। उसने बताया कि फारस में भी क्या है जाति व्यवस्था मतलब वर्ग विभाजन, ओके। तो फारस में भी क्या है 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला जो वर्ग होता था वो क्या है घुड़सवार और शासक वर्ग होता था, ओके। फिर दूसरा वर्ग में भिक्षु और पुरोहित वर्ग आता था। तीसरे वर्ग में क्या है वैज्ञानिक और चिकित्सक और क्या है खगोल शास्त्री आते थे, और चौथे वर्ग में किसान और अन्य शिल्पकार आते थे, ओके। इस प्रकार से वहाँ फारस में क्या है वर्ग विभाजन था, ओके। अल-बिरूनी ने क्या है जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना, लेकिन उसके अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया, ओके। समझिएगा इसमें क्या है, अल-बिरूनी जब क्या है पुरोहितों से ज्ञान ले रहा था कि मतलब हिंदुओं में या क्या पूरे भारत में जो संस्कृति है, ओके, वो किस प्रकार की है, ओके, क्या क्या चल रहा है भारत में, ओके। तो ब्राह्मणवादी जो व्याख्या थी उन्होंने बताया कि यहाँ क्या जाति व्यवस्था चलती है, तो उसने कहा कि जाति व्यवस्था तो नॉर्मल बात है, हर देश में लगभग चल रही है जाति व्यवस्था, ओके। फिर उसने लेकिन जब पता चला कि यहाँ छुआछूत भी है, यहाँ लिखा अपवित्रता। आपको पता है पहले ऊंची जाति चलती थी, नीची जाति चलती थी, ऊंची जाति के लोग क्या है नीची जाति के छूते भी नहीं थे, ओके। साथ उनकी जो उनकी परछाई होती है उससे भी अछूत मानते थे, ओके। तो इस प्रकार से जब उसे पता चला कि यहाँ तो क्या है जाति व्यवस्था तो है उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके साथ अपवित्रता भी है, मतलब क्या है छुआछूत की जो भावना है उससे क्या है अल-बिरूनी ने स्वीकार नहीं किया, उससे क्या है अल-बिरूनी ने बहुत बेकार बताया। अल-बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो क्या है अपवित्र होती है वह पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। मतलब जो वस्तु क्या है अपवित्र है वो क्या है पवित्र बनने की कोशिश करती है और क्या है अंत में क्या है सफल हो जाती है और वह वस्तु अपवित्र से पवित्र बन जाती है। जैसे क्या है सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, मतलब हवा गंदी हो जाती है, ओके, चलते चलते, तो क्या है सूर्य क्या है हवा को स्वच्छ करता है। समुद्र में क्या है नमक पानी को क्या है गंदा होने से बचाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण दिए। अल-बिरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर क्या है जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की धारणा या अवधारणा क्या है प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, ओके। मतलब इसका है कि जाति व्यवस्था में इस छुआछूत की स्थिति को नहीं मानता, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या है अल-बिरूनी वाला ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मैंने पूरा आपको एक ही बार में समझा दिया है, ओके, जितने आपके अल-बिरूनी से संबंधित फैक्टर थे, ओके। अब दोस्तों दूसरा आपका यात्री है इब्न बतूता, ओके। इब्न बतूता को एक जिद्दी यात्री भी कहा गया, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, ओके। तो देख लेते हैं। इब्न बतूता एक क्या हठीली और जिद्दी यात्री था। मैं आगे बताऊंगा कि हठीली और जिद्दी यात्री क्यों कहते थे, ओके। तो आपको याद रखना अगर आपसे पूछा जाता है कि जिद्दी यात्री कौन था, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका इब्न बतूता, ओके। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी उसे क्या है रेला कहा जाता है, ओके। यह क्या है यात्रा वृतांत अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता के वृतांतों में हमें बहुत सी रोचक जानकारियाँ मिलती हैं, ओके। जिसका इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ, मतलब ये कहाँ से आया था, तो इसका जन्म हुआ था मोरक्को के तंजीर में। इब्न बतूता का जन्म एक सम्मानित और क्या शिक्षित परिवार में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मतलब कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था, आपको ध्यान रखना है, ओके। और आपका अल-बिरूनी कहाँ से आया था, वो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आया था, ओके। तो याद रखना है ये सब आपको। इब्न बतूता का परिवार क्या है इस्लामी कानून का जानकार था। इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में क्या है उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता को यात्रा का बहुत शौक था, मतलब उसे क्या घूमने फिरने का बहुत शौक था, ओके। तो इब्न बतूता मानता था कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा क्या है ज्ञान हमें यात्राओं से मिलता है। जैसे हम अब क्या है दूसरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्या है जब हम अमेरिका घूमने जाएंगे तो हम क्या है अच्छे से जान पाएंगे, ओके। तो किताबी ज्ञान से ज़्यादा वो क्या है यात्राओं को क्या है महत्व देता था, ओके। तो इब्न बतूता भारत कैसे आया, ओके। अभी हमने देखा था कि अल-बिरूनी भारत कैसे पहुंचा अपने, ओके, इतनी दूर से कहाँ उज्बेकिस्तान था और कहाँ से यहाँ भारत आया, ओके। इस प्रकार मोरक्को कहाँ है और कहाँ भारत है, तो इतनी दूर से कहाँ से आया उस समय, जिस समय क्या कुछ यात्रा के लिए बहुत कठिन था, ओके। तो इब्न बतूता भारत कैसे आया चलिए देख लेते हैं। तो भारत आने से पहले इब्न बतूता ने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की यात्रा करके आया था, मतलब इन देशों की यात्रा कर ली थी भारत आने से पहले इब्न बतूता ने, ओके। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता शॉर्ट में कि इब्न बतूता ने भारत आने से पहले कितने देशों की मतलब कौन कौन से देशों की यात्रा की थी, तो आपको बताना मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की, ओके। ऑब्जेक्ट आता है बोर्ड में कई बार आ चुका है, ओके। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा, ओके। तो 1333 में ये क्या है भारत आया था सिंध में, ओके। सिंध मतलब पंजाब के एरिया में, ओके।
तो देखिए अब इसकी ट्रिक मैं बता दूं, अगर आपको याद रखना है, अब से पूछा जाता है इब्न तूता का सन बताइए, मतलब कब भारत आया, तो इब्न तूता मतलब 3 ओके। 1300 तो आपको याद है कि 13वीं शताब्दी में आया था, ओके। सन आपको फिक्स नहीं रहता, तो आप लोग इब्न तूता मतलब 3 तूता, ओके। तूता इब्न तूता तो 3 तो 1333 में क्या है ये इब्न तूता आया था, ओके। उसने क्या दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, ओके। इब्न तूता सुल्तान से एक बार मिलना चाहता था, इब्न तूता ने क्या है दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, मतलब सीधे तक तो आ गया स्थल मार्ग से, ओके। फिर उसने क्या है दिल्ली में कौन था उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक था, इस समय कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ओके। तो उसने सोचा कि हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने सुना था, तो वो क्या है उस सुल्तान से मिलना चाहता था, इसलिए वो क्या है दिल्ली आ गया। इब्न तूता का हुनर देखकर क्या है सुल्तान मोहम्मद क्या है सुल्तान तुगलक ने क्या है उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया, मतलब इसकी विद्वानता को देखकर, उसके हुनर को देखकर उसे क्या है दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न तूता न्यायाधीश के पद पर क्या है कई सालों तक रहा भारत में, ओके। इब्न तूता ने सुल्तान का विश्वास खो दिया और फिर क्या है उसे जेल में डाल दिया गया, मतलब किसी कारणवश मिस हो गया आपका, ओके। तो उसमें क्या है विश्वास खो दिया, ओके। तो इसलिए उसे क्या है सुल्तान ने क्या है जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद सुल्तान और क्या है उसके बीच जो गलत फहमी थी उसको दूर हो गई और उससे क्या है राज की सेवा को दोबारा मौका मिला, ओके। और दूत के रूप में क्या है वह चीन भी गया, मतलब उसने कितने सारे देश की यात्रा की, ओके। इब्न तूता को क्या है अब यहाँ से आप समझेंगे, आप जो इसमें आपको मैं बता चुका हूँ शुरू में ही कि इब्न तूता को क्या है एक जिद्दी यात्री कहा गया है। तो क्यों कहा गया है कि इब्न तूता को बहुत बार उसकी यात्राओं के दौरान लूटा गया, परंतु फिर भी वह क्या है यात्रा करता रहा, इसलिए उसे जिद्दी यात्री कहते थे। मतलब उस समय क्या होता, अब एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको बीच बीच में स्थान रुकना पड़ेगा, तो अपना कुछ सामान आप लिए रहेंगे, माल जो लिए रहेंगे, तो क्या है कोई भी लूट सकता है, ओके। उस समय लुटेरे रहते होंगे तो लूट कई बार लूट लिया जाता है, ओके। कई बार ये मरते मरते तक बचा है, ऐसी स्थिति तक आ गई थी, मतलब लुटेरों ने से मारते मारते तक ये बच चुका है, पर फिर भी इसने क्या है यात्रा करना नहीं छोड़ा, फिर भी ये क्या है यात्रा करता रहा, इसलिए इसे क्या है जिद्दी या हथेली यात्री कहा जाता है, ओके। मतलब अगर आपको एक बार कहीं यात्रा करने जाएं और आपको लूट लिया जाए तो आप सोचेंगे अब तो उस जगह में जानी नहीं है, बेकार जगह है, ओके। तो आपका मन भी नहीं होगा, लेकिन ये क्या है फिर भी यात्रा करता रहा, इसलिए इसे जिद्दी यात्री कहते हैं, ओके। अब इब्न तूता द्वारा शहरों का वर्णन, मतलब इब्न तूता जब भारत आया तो उसने भारत के बाजारों और शहरों का किस प्रकार से वर्णन किया वो आपको बताना क्वेश्चन आता है, ओके। कि इब्न तूता ने शहरों का या बाजारों का वर्णन किस प्रकार से किया आपको तैयार रखना है। तो इब्न तूता जब भारत आया तो उसे वो भारत के बाजारों को घुमा, इब्न तूता ने भारतीय शहरों के अवसरों से भरा बताया, मतलब उसने कहा कि यहाँ अवसर ही अवसर है, मतलब कोई व्यक्ति आए यहाँ अच्छे से उसके पास टैलेंट हो, उसके पास ओके स्किल हो, कौशल अच्छा हो, तो आराम से यहाँ व्यापार कर सकते हैं, यहाँ अवसरों की कमी नहीं है। तो इब्न तूता ने बताया अगर किसी के पास कौशल और इच्छा है तो वह क्या शहर में अवसरों की कमी नहीं है। शहर घनी आबादी वाले, भीड़ भाड़ वाले थे, सड़कें क्या है बहुत ही चमक धमक वाली थी, ओके। ये सब उसने बाजार के बारे में बताया। बाजार क्या है बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर थे, यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। इब्न तूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि यह भारत का क्या है सबसे बड़ा शहर है, ओके। इब्न तूता बताता कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं है और आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। बहुत सारे बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों होते हैं। इब्न तूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा और केवल धनी आदमी ही उन्हें पहनते हैं, मतलब क्या है मलमल का कपड़ा फेमस था जिसे केवल क्या है धनी आदमी बस पहन सकते थे क्योंकि वो क्या है बहुत महंगा होता था, ओके। इब्न तूता द्वारा अब संचार प्रणाली का वर्णन, मतलब उसने इब्न तूता ने भारत में संचार प्रणाली किस प्रकार से देखी वो आपको बताना है। तो भारत में क्या है उसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था देखी, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था। पहली थी एक अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी थी पैदल और डाक व्यवस्था, ओके। देख लेते हैं। तो अश्व डाक व्यवस्था किस प्रकार से थी, उसमें क्या है उलक भी, उसे क्या है उलक भी कहा जाता है, मतलब डाक व्यवस्था उस अश्व डाक व्यवस्था को उलक भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में हर 4 मील पर क्या है राजकीय घोड़े खड़े रहते थे जो क्या है घोड़े संदेश लेकर जाते थे। मतलब इसमें क्या होता था, मान लीजिए एक राज्य है, दूसरा राज्य मान लीजिए, ओके। अब इस राज्य से दूसरे राज्य में क्या है संदेश पहुंचाना है, तो किस प्रकार से सिस्टम था, तो हर 4 मील पर क्या है इस प्रकार से रुकने का स्थान था और एक घोड़ा खड़ा रहता था, ओके। और एक व्यक्ति भी था उसके साथ। तो अब ये क्या है यहाँ से कोई आदेश लेकर गया तो उसने क्या इसको दे दिया 4 मील बाद, ओके। और ये यहाँ से आराम करने लगा, ओके। उसके बाद जो वहाँ पहले सब मौजूद था वो अगले वाले देगा, फिर अगले वाले को देगा, इस प्रकार से जाके वहाँ संदेश पहुँच जाता। इसमें क्या है देखिए घोड़ा भी थक जाता था, ओके, व्यक्ति भी थक जाता था। एक साल मान लीजिए क्या है 50 मील दूरी तय करनी है तो एक बार में नहीं जा सकता, ओके। कई दिन लग जाएंगे, आराम से करके जाएगा, ओके। इसलिए क्या उसमें पहले से क्या है मौजूद होते थे, ओके। और वो मौजूद होते थे तो एक को देते थे, उसके साथ दूसरे देते थे, इसलिए 4-4 मील करके क्या है पहले से घोड़े खड़े रहते थे, ओके। तो पैदल यात्रा व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था थी पैदल डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या है प्रत्येक मील पर 3
अवस्थान होते थे जिन्हें क्या है दावा कहा जाता था, मतलब रुकने का स्थान, जैसे प्रतीक्षालय कहते हैं, इस प्रकार से बने होते थे हर एक मील में। ओके, इसमें संदेश वाहक के साथ एक क्या है छड़ के लिए दौड़ लगाता था और उसकी छड़ में क्या घंटी बंधी होती थी। हर मील पर एक संदेश वाहक छड़ लेने के लिए तैयार रहता था। अब इसमें क्या था, जब पैदल वाली डांग व्यवस्था में क्या था कि हर मील पर एक प्रतीक्षालय होता जिसमें एक व्यक्ति होता था। ओके, तो और उसको जैसे इस प्रकार से था। ओके, तो अब ये भागते भागता जाएगा और उसके साथ एक लाठी दे दी जाती जिसमें घंटी बजी होती थी। अब ये जब तक जाएगा तो घंटी बजती जाएगी सड़क पर, जब तक जैसे इसके पास पहुंचेगा तो घंटी उसको भी सुनाई देगी, भाई यहाँ कोई आ रहा है। तो ये भी क्या है साइड इस दूसरा वाला एरिया भी पहले से तैयार हो जाता कि घंटी बजने लगी, मतलब कोई संदेश लेकर आ रहा है, मुझे क्या है दूसरे स्थान जाना है, तो इस प्रकार से जाता था। ओके, इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था थी, डांग व्यवस्था। ओके, तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या राज्य ने एक विशेष उपाय किए। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए। यहाँ व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल जाती थी। ओके, मतलब प्रतीक्षालय बनाए गए व्यापारियों के लिए। अब देख लेते हैं इब्न तूता द्वारा दासों का वर्णन, मतलब उस समय दास की व्यवस्था किस प्रकार से थी, इब्न तूता ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है। तो इब्न तूता ने बताता है कि दास बाजारों में क्या है समान वस्तुओं की तरह खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे नॉर्मल वस्तुएं खरीदने जाते हैं बाजार में, इसी प्रकार से नॉर्मल क्या है दास बिकते थे। ओके, दासों को क्या है भेंट में दिया जाता, मतलब उसे गिफ्ट भी किया जाता था दूसरे लोगों को। जब इब्न तूता क्या सिंध पहुंचा तो उसने क्या है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या है घोड़े और दास खरीदे और उन्हें क्या है भेंट किया। जब वो सिंध से क्या इनसे मिलने आ रहा था मोहम्मद बिन तुगलक से, कौन, इब्न तूता, उसने तो इब्न तूता ने क्या है मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े और दास क्या है भेंट किए। ओके, मतलब उसे गिफ्ट दिया। दासों को क्या समानतः घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दास क्या है पालिका भी उठाते थे। पहले समय क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के पालिका भी चलती थी। ओके, पालिका के लिए 4 इसमें होते थे खूंटे, तो 4 लोग चाहिए। ओके, तो इसलिए क्या है दासों का इस्तेमाल पालिका उठाने के लिए किया जाता था, घर के काम मतलब झाड़ू पोंछा इत्यादि कराने के लिए किया जाता था। इब्न तूता बताता कि दासियों को क्या है अमीरों पर नजरें रखने के लिए नियुक्त किया जाता था, मतलब दासियों का काम था कि बड़े बड़े अमीरों के यहाँ इन्हें क्या नियुक्त कर दिया जाता, उन्हें नजरें रखे। ओके, और दासियों का क्या है संगीत और गाने के लिए भी काम करती थी। ये सब क्या था दास दासियों का था। ओके, लगभग क्या है 1500 ईस्वी में क्या भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। कुछ ऐसे विदेशी लेखक थे जिन्होंने क्या भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवादन किया। जेसुएट रॉबर्ट नोबली और क्या द्रुवाद बरसोना ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। 1600 ईस्वी में भारत में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्री आने लगी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम था क्या है फ्रांसीसी जोहरी जो ब्रिटिशन ओके तिवरनिया का था। इनमें कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की और यह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने क्या है भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। मतलब इसमें बताया जा रहा है इस पैसेज में कि इसमें बहुत सारे क्या है यात्री आते थे और क्या है भारत की सामाजिक संस्कृति का वर्णन करते थे। ओके, जो इसमें से और कई क्या है उसकी व्यापारों का भी वर्णन करते थे, ये बताया गया है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों अपना तीसरा जो यात्री है विदेशी यात्री है फ्रांसवा वर्नियर। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रांसवा वर्नियर क्या है फ्रांस का रहने वाला था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इजी है। फ्रांस मतलब फ्रांसवा नाम ही है फ्रांसवा वर्नियर, तो आपको पता चल जाएगा फ्रांसवा वर्नियर कहाँ रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। ओके, वह एक क्या चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। तो कोई एमवी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका शॉर्ट में कि फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का रहने वाला था। ओके, और वह किसका ज्ञाता था। ओके, मतलब तो ये आपको सब बताना है। और वह क्या है मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था, मतलब काम करने के लिए आया था मुगल साम्राज्य में। 1656 से 1668 तक क्या है भारत में 12 वर्ष तक रहा। फ्रांसवा वर्नियर मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और क्या है बाद में मुगल दरबार में एक आर्मेनियाई अमीर दानी समंद खान के साथ एक क्या है बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक रूप में उसने काम किया। मतलब ओके, तो चिकित्सक के रूप में भी काम किया, वैज्ञानिक रूप में काम किया। पूर्वी और पश्चिम की तुलना, मतलब इसका फ्रांसवा वर्नियर को मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। ये क्या करता था फ्रांसवा वर्नियर अपने देश की तुलना हमेशा क्या है यूरोप से करता था, अपने देश की तुलना यूरोप से करता था और हमेशा क्या है अपने भारत की क्या है बुराई करता था। ओके, हमेशा में गलतियाँ खोजता था, गलतियाँ निकालता था, इसमें ये गलती है, भारत में ये गलती है, इस प्रकार से था। ओके, तो पूर्व और पश्चिम की तुलना। फ्रांसवा वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखे। वह भारत में जो भी देखता उसकी तुलना क्या यूरोपीय स्थिति करता था, मतलब यूरोप से कर देता था। वर्नियर ने भारत की स्थिति को क्या है यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। मतलब क्या है ये मतलब यूरोप में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। ओके, यूरोप बहुत आगे है, भारत क्या है पिछड़ा है। ओके, और दयनीय स्थिति है भारत की। वर्नियर के कार्य फ्रांस में क्या है 1670-71 में प्रकाशित हुए। ओके, अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली भाषा
विभिन्नताओं में इसका अनुवादन हो गया। मतलब क्या है, फ्रांसवा वर्नियर ने क्या है अपनी एक पुस्तक लिखी, ओके, एक पुस्तक लिखी जो क्या है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और कई भाषाओं में से अनुवादित किया गया, क्योंकि सब देश जानना चाहते हैं कि भारत कैसा है, स्थिति कैसी है। तो उसने अपनी किताब में स्थिति बताया था, ओके। तो ये जल्दी जल्दी क्या है बहुत ज़्यादा ये किताब बिकी और समझ लीजिए, और ये क्या है बहुत ज़्यादा इसमें अनुवादन हुआ, हर भाषा में इसका अनुवादन हुआ। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में मुद्रण हो चुका। मतलब इतना बार इसका मतलब क्या है, इसकी कॉपियाँ निकाली गई, ओके, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से इसकी निकाली गई, कई बार इसका क्या है पुनर्मुद्रण हुआ। वर्नियर का ग्रंथ था, तो आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना कि वर्नियर, फ्रांस वर्नियर का कौन सा ग्रंथ था। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये आपको याद रखना है, ओके, इसकी ग्रंथ था। वर्नियर ने अपने वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के क्या है वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। उसने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालिक यूरोप से की और यूरोप को क्या है श्रेष्ठ बताया, ओके। उसने भारत में जो विभिन्नताएं महसूस की उसे क्या है पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे क्या है भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हुआ। अब देखिए, मतलब विदेश वाला कोई यात्री अंग्रेज है मान लीजिए, ओके, या यूरोप के लोग ही क्या अपनी इसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि यह हमारा यूरोप में बहुत श्रेष्ठ है और भारत बहुत दयनीय स्थिति में निम्न कोटि का है भारत, ओके। क्योंकि अब किताब में इसने जिस प्रकार से भाषा लिखी होगी, ओके, उसी से लोगों को समझ में आएगा, ओके। फ्रांसवा वर्नियर के भूमि स्वामित्व का प्रश्न, फ्रांसवा वर्नियर का भूमि स्वामित्व का प्रश्न उठाता है, मतलब एक गलती है उसकी, फ्रांस वर्नियर ने भारत की गलती बताई है, भारत में ये सिस्टम उसको सही नहीं लगा, ओके। तो जो क्या है भूमि स्वामित्व का देख लेते हैं। वर्नियर के अनुसार क्या है भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक है, मतलब कई सारी से भिन्नताएं हैं भारत और यूरोप में, उसमें से मूल क्या है जो भिन्नता है वो क्या है निजी भू स्वामित्व का भाव। वर्नियर भूमि पर क्या है निजी स्वामित्व को बेहतर मानता है, मतलब जैसे कोई भूमि है तो उसमें क्या है निजी मालिक का स्वामित्व, मतलब उसके एक फिक्स कोई मालिक होना चाहिए, ओके। उसमें क्या है भूमि पर राज्य का स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। मतलब क्या है वर्नियर क्या कहलाता था, पहले यूरोप में क्या होता था, ये किसी की भूमि है, ओके, तो उसका मालिक फिक्स था कि भाई इसका मालिक ये व्यक्ति है। लेकिन पहले और अपने भारत में उसने क्या बताया कि भारत में इस प्रकार सिस्टम चलता है, भूमि तो जो पूरे जो भूमि है जितनी सारी पूरे राज्य में उसका केवल राज अधिकार होता था। जो लोग उसमें काम करते थे वो केवल मजदूर के रूप में काम करते, मान लो कोई खेती है उसमें कोई किसान काम कर रहा है, ओके, तो एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है, उसका मालिक नहीं है वो जमीन का, ओके, वो मालिक तो केवल राजा ही रहेगा, लेकिन वो उसको मजदूर के रूप में काम कर रहा है, ओके, मतलब उसका पूरा मालिक नहीं होता था। जबकि यूरोप में क्या है सब छोटी छोटी जमीन का हर एक क्या किसान क्या है अपना मालिक होता था, ओके ओके। तो इसमें इसने बुराई बताई, उसने भूमि पर क्या है राज्य के स्वामित्व को क्या है राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक बताया। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में क्या है सम्राट सारी भूमि का स्वामित्व होता, मतलब राज्य में जितनी भूमि है उसका मालिक कौन है, राजा ही होगा। जो उसमें काम कर रहे हैं किसान वो केवल क्या है एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। जो इसे क्या है अमीरों के बीच बांटता था, वह अगर जमीन बांटना भी है राजा को तो केवल वो अपने नज़दीकी जो अमीर होते थे उन्हें ही बांटता था। इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए क्या है बुरे परिणाम होते थे। वर्नियर का मानना था कि राज की भूमि स्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे पाते थे। अब जैसे कोई जमीन है, ओके, तो अब ये उसका अगर उसका मालिक है, ये अगर मैं हूँ और मेरी ज़मीन है छोटी सी, मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं अपने बच्चे को भी ये क्या है ज़मीन दे सकता हूँ, ओके। लेकिन अगर मैं इसका मालिक नहीं, मैं इसका एक मजदूर के रूप में काम कर रहा हूँ, जब मेरा इसका मालिकाना हक ही नहीं है, तो मैं अपने क्या है आगे को क्यों दे सकता हूँ, ओके। मैं तो एक मजदूर के रूप में काम कर रहा हूँ, ओके, इस प्रकार से था। तो अगर उसमें क्या है जब इसमें मेरा मालिकाना हक नहीं होगा तो मैं क्या आगे पीढ़ी को नहीं दे सकता। तो यही बता रहा कि वर्नियर का मानना था कि राज की भूमि स्वामित्व के कारण भूधारक मतलब जो उसका मालिक होता है वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता था, इसलिए वो उत्पादन के स्तर को बनाए रखे और उसकी बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। मतलब कि अब उन्हें पता है, किसान को पता है कि भाई ये मेरी जमीन है नहीं है, इसका मालिक कौन है, राजा है, तो मैं चाहे इसमें ज़्यादा उत्पादन करूँ कम उत्पादन करूँ, ओके, भूमि को अच्छा बनाऊँ ना बनाऊँ, बस मुझे क्या है नॉर्मल अपने घर का भरण पोषण हो इतना कैसे इसमें बनाना है, मतलब इतनी इसमें क्या है उपज करनी है। मान लीजिए स्वयं इसका मालिक होता तो उसे जोश आता कि भाई ये मेरी ज़मीन है और मुझे अच्छे से ज़मीन को अच्छा करना है, ओके, अच्छे से खेती करनी है, ये होता है। तो इसलिए कहा गया कि जिसमें जो किसान था वो उदासीन था, उसमें मतलब अपने काम चलाऊ उसमें खेती करता रहता था, ओके, अच्छे से नहीं करता था क्योंकि उस मालिक नहीं है, ओके। इस प्रकार क्या है निजी भू स्वामित्व के अभाव के ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो क्या है भूमि के रखरखाव और बेहतरीन प्रति सचेत हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप क्या है किसी मकान में किराए से रह रहे हैं, ओके, तो आप उस मकान की इज्जत नहीं करोगे, आप पेन भी गोद देंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ओके। लेकिन उसका जो मालिक होगा जिसने उसमें पूरी पूंजी लगा के वो पूरा मकान बनाया, उसे क्या दुख होगा कि आप मान लीजिए उसकी दीवार में आप गोद दे रहे हो, ओके, लिख दे रहे हो, ओके, तो उसने पेंट अच्छा पेंट कराया है और आप उसने बिगाड़ कर दिया, तो उसमें आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि मालिक जिसने पूंजी लगाई उसे दुख होगा, ओके। इसी प्रकार होता है कि अब किसान भी क्या है किराएदार के रूप में इसमें काम कर रहा है, ओके, इसलिए उसे मतलब नहीं था इतने ज़्यादा जमीन से, इसलिए वो उत्पादन में भी ध्यान नहीं देता था, ओके। इसी के चलते क्या है कृषि का क्या है समान रूप से विनाश हो गया, धीरे धीरे क्या कृषि विनाश होने लगी, क्योंकि किसान क्या कृषि की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे।
किसानों का क्या उत्पीड़न हुआ, समाज के सभी वर्गों में क्या है जीवन पतन की स्थिति में हो गया, उत्पन्न हुए सिवाय क्या है कि शासकों के अलावा। मतलब राजा बस मजे में थे, बाकी क्या है सब किसान क्या है गरीब होते जा रहे थे, ये बताया जा रहा है। वर्नियर ने भारतीय समाज को क्या है दरिद्र लोगों का जन समूह बताया, मतलब गरीब ही गरीब है यहाँ केवल। यह जन समूह एक ऐसे समूह का अधीन है जो अल्पसंख्यक है। मतलब उस समय कौन था, राजा कौन थे, मुगल साम्राज्य थे। ओके, तो मुगल क्या है उस समय बहुत ही कम थे, मतलब विदेश से आए थे मुगल। ओके, और भारत में क्या है हिंदू मान ली थे बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से बताया गया कि इसमें क्या है जो बाहर से आए हैं कुछ लोग आए हैं वो राजा हैं, बाकी सब यहाँ गरीब ही गरीब है। ओके, और उसमें अल्पसंख्यक इसमें राज्य कर रहे हैं बहुसंख्यक पर। वर्नियर ने बताया कि भारत में क्या है दो समूह है, एक तो बहुत अमीर और एक तो बिल्कुल गरीब। भारत में क्या है मध्य की स्थिति है ही नहीं। जैसे अपन कहते हैं कि 3 प्रकार की फैमिली अपन सुनते हैं, एक क्या है पुअर फैमिली, एक रिच फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली, इसे कहा जाता है। ओके, तो उसने वर्नियर ने बताया कि यहाँ तो एक बिल्कुल रिच होता था, ओके, और बिल्कुल क्या है पुअर होता था। यहाँ मिडिल नाम का कोई नहीं, मिडिल फैमिली होती ही नहीं है। ओके, और रियलिटी में भी है मिडिल फैमिली होती ही नहीं है। ओके, वास्तव में एक तो गरीब होंगे तो बिल्कुल गरीब हो गए या अमीर ही होंगे। ओके, तो ये बताया कि फ्रांस वर्नियर ने बताया कि यहाँ होते जो अमीर होते तो बहुत अमीर होते, जो गरीब होते बहुत ही अमीर है, बीच की कोई स्थिति है नहीं है। ओके, तो ये फ्रांस वर्नियर ने बताया। वर्नियर ने क्या है मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका राजा क्या है भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा होता था। मतलब उसमें गरीब है, भिखारी हैं, उन्हीं का क्या राजा होता था जो राजा है। इसके शहर और क्या है नगर विनष्ट और क्या है खराब हवा से दूषित हैं। इसके खेत क्या है झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए हैं। इसका मात्र एक ही कारण है, वो है राजकीय भू स्वामित्व। मतलब इतनी बेकार स्थिति है, उसका मेन रीजन क्या है राजकीय भू स्वामित्व। मतलब क्या है इसमें जो किसान है उसको क्या है मालिक न बनाना, केवल राजा का मालिक बना रहना उस छोटी सी भूमि में। ओके, इस प्रकार इसके जितने सब कारण हैं इसके जब क्यों है ये है राजकीय भू स्वामित्व के कारण। ओके, तो इससे अपने अभी अपन ने इतने सारे कारण पढ़े हैं, तो अपन जब इसमें पढ़ते हैं तो अपन को भी लग रहा है हाँ इसमें क्या है भारत में बेकार स्थिति थी। ओके, तो इसी कारण उसने अब किताब में लिखा होगा, तो सोचिए दूसरे देश वाले क्या सोचते होंगे। तो आश्चर्य की बात इसमें यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह बात नहीं मिलती है कि राज्य की भूमि का एकमात्र राज्य ही क्या है भूमि का एकमात्र स्वामी होता था। मतलब क्या है वर्नियर ने क्या बताया कि जो पूरी भूमि का स्वामी होता था कौन होता था, राजा होता था। ओके, और जो किसान होता था वो एक मजदूर के रूप में काम करता था उसमें। ओके, एक मतलब किराएदार के समान इसमें काम करता था, रियल मालिक नहीं होता था। लेकिन जब जो मुगल दस्तावेज है उस समय के जो मिलते हैं इतिहासकारों को, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो क्या है भूमि का जो राज्य की जो भूमि का मालिक केवल क्या है राजा ही होता था, उसमें ये नहीं मिला। ओके, केवल ये फ्रांस वर्नियर ने बताया। वर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या है शिविर नगर कहता था। मतलब जो वहाँ के शहर थे उसे वर्नियर ने क्या कहा शिविर नगर कहा। उसका आशय उन नगरों से थे जो क्या है अपने अस्तित्व और क्या है बने रहने के लिए राजकीय शिविर का निर्भर थे। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ ही क्या है अस्तित्व में आते हैं और इसके कहीं और चले जाने से वादी क्या तेजी से पतन हो जाते हैं। मतलब क्या है कई सारे ऐसे राजा थे, मतलब राजा पर निर्भर करते थे। मतलब राजा वहाँ का उन्नति कर दे तो राज चलता रहता है, जैसे राजा चला जाए मान लीजिए तो क्या है राज भी धीरे बहुत ही जल्दी क्या नष्ट हो जाता था। ओके, ये हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ और इससे पिछले भी मैंने आपके चैप्टर के पढ़ाए हैं तो आप क्या है प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 12 तो हिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको क्रम से वीडियो को मिल जाएंगी, तो देख लीजिएगा। ओके, और नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, तो आपको है अपनी वेबसाइट www.anuragsareeclasses.com पर जाना है। ओके, वहाँ सर आपको है सभी सब्जेक्ट के आप क्या है फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और अगर स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके क्या है डिटेल से जानकारी ले सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं। वर्नियर कहता है कि क्या सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र भी था, व्यापारिक नगर थे, बंदरगाह नगर था, धार्मिक केंद्र था, तीर्थ स्थान थे। इस प्रकार के क्या नगर विभाजन था। ओके, व्यापारी अक्सर क्या है मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को क्या है महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया क्या है सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूह व्यावसायिक वर्ग था, जैसे चाहे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, संगीतकार और सुलेख आदि थे। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट ही है, ये बहुत ही देख लीजिए क्या है वर्नियर का सती प्रथा का मार्मिक वर्णन। मतलब क्या है वर्नियर ने जब भारत में था तो उसने क्या है सती प्रथा का एक मार्मिक एक उसने दृश्य देखा, उसका उसने क्या है मार्मिक वर्णन किया है। देख लेते हैं। लाहौर में मैंने, ये कौन कह रहा, वर्नियर कह रहा। ओके, फ्रांस वर्नियर कह रहा। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से मात्र क्या 12 वर्ष से अधिक नहीं थी कि बली होने हुए देखा। मतलब क्या है एक लड़की है बहुत सुंदर है। ओके, और उसकी केवल आयु लगभग क्या 12 साल तक की होगी। ओके, कैसे फ्रांस वर्नियर के अनुसार। ओके, उस भयानक नरक की ओर जाते हुए उस असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक क्या है मृत्यु के प्रतीक हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपे हुए बुरी तरह से क्या रो रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी क्या है आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था
की सहायता से उसे अनिच्छुक पीड़िता को क्या है जबरन घातक स्थल की ओर ले जाया था। मतलब उसमें बताया जा रहा सती पिता का कि मान लो जो 12 वर्ष की लड़की है अल्पायु की, ओके, उसका मान ली पति खत्म हो जाता है। सती प्रथा क्या है पहले ये जान लीजिए। तो सती प्रथा में क्या होता था कि अगर सती प्रथा में होता था कि पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसी पति की चिता में साथ ही जला दिया जाता है, ओके। जबकि पत्नी जितनी चाहे स्वस्थ हो, जितनी अच्छी हो, उसे भी साथ जला दिया जाता था। ये था आपका क्या है सती प्रथा, ओके। तो फ्रांस बर्नियर ने देखा कि क्या एक 12 साल की लड़की, मतलब उसके समझ लीजिए उसकी शादी तो वाले बहुत ही छोटी हो जाती, 5 से 6 साल में, या जन्म लेने ही क्या है पहले ही शादी फिक्स हो जाती थी, ओके। तो शादी हो गई होगी तो उसके जब पति क्या है मृत्यु हो गई होगी तो उसके 12 वर्ष की एक अल्पायु क्या है उसमें चिता में उसके साथ लिटाए जाने की पूरा प्रयास किया जाता। कौन करा था? 4 ब्राह्मण थे, एक बुरी औरत, उसे क्या है आस्तीन में दबाए हुए थे, ओके। और बहुत ही क्या है अनुच्छेद, अब मरना कौन चाहता था, ओके। तो बहुत ही क्या है घातक उसमें स्थल की ओर ले जाया था। उसे लकड़ियों पर क्या है बैठाया, उसके हाथ और पैन को बांध दिया गया ताकि भाग ना सके। उस लड़की के क्या है उस चिता में हाथ पैर बांध दिए गए, ओके, उसे बांध दिया गया उसी के साथ, और इस बांध दिया जिससे क्या है भाग ना सके। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को क्या है जिंदा जला दिया गया। मैं उसकी भावनाओं को दबाने और उसके कोलाहलपूर्ण और व्यर्थ के क्रोध को बाहर और आने से रोकने में असमर्थ रहा। मतलब उसने किया है इसका वर्णन किया है, ओके, सती प्रथा का एक मार्मिक वर्णन, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पर दोस्तों पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैप्टर संबंधित यात्रियों के नजरिए से संबंधित आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, ओके दोस्तों। साथ ही क्या है दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ओके। और क्या है कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप क्या है मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।